Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 का आखिरी सेगमेंट है। यानी आखिरी सेगमेंट से क्या मुराद है, हमने इस चैप्टर को बायोलॉजिकल मालिक्यूल के लिहाज से डिस्कस किया है। इसमें हमने 5 बड़े मालिक्यूल को डिस्कस करना था। एक वाटर है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, प्रोटीन है, और आज आखिरी मालिक्यूल हम स्टार्ट करने लगे हैं, बायोलॉजिकल मालिक्यूल, जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर एक साइंटिस्ट ने किया है जिसका नाम है फ्रेडरिक मिक्सचर। तो फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 के अंदर न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स, यानी पस क्या होती है, बेसिकली ये डेड वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, डेड वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो इन डेड वाइट ब्लड सेल के न्यूक्लियस से उसने एक मटेरियल लिया, उस मटेरियल को न्यूक्लिक एसिड कहा गया। अब सवाल ये है कि इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा गया, इसकी एटिमोलॉजी क्या है। एटिमोलॉजी कहते हैं रीज़न टू नेम, कि इसको नाम क्यों दिया गया। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं कि सबसे पहले चूँकि इसकी आइसोलेशन न्यूक्लियाई से हुई थी, इस वजह से हमने वर्ड इस्तेमाल कर दिया न्यूक्लिक, और बाद में जब इसकी केमिस्ट्री चेक की गई तो इट हैज़ एसिडिक प्रॉपर्टी, इस वजह से वर्ड इस्तेमाल किया गया एसिड। तो दोनों को मिला के न्यूक्लिक एसिड का वर्ड डिराइव हुआ। तो ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी सबसे पहले आइसोलेशन कहाँ से हुई थी, न्यूक्लियाई ऑफ द पस सेल्स, इस वजह से न्यूक्लिक वर्ड इस्तेमाल किया गया, और चूंकि ये एसिडिक इन नेचर था इस वजह से इसको एसिड कहा गया। आगे अक्रेंस, जब हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड की 2 बड़ी टाइप्स हैं, एक डीएनए है, एक आरएनए है। तो डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो आरएनए है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए सेल के जिस हिस्से में पाया जाता है उसकी एग्जांपल कुछ दी गई हैं। डीएनए क्रोमोसोम में पाया जाता है, डीएनए न्यूक्लियाइज में पाया जाता है, और थोड़ी बहुत क्वांटिटी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। तो ये 4 ऑर्गेनेलीज हैं जो एग्जांपल के तौर पे आपकी बुक में मेंशन किए गए हैं, जिसमें डीएनए पाया जाता है। इसी तरह आरएनए न्यूक्लियस के अंदर एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सर्कल होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है, इसमें आरएनए पाए जाते हैं। इसी तरह राइबोसोम की अगर बॉडी देखें तो राइबोसोम 2 चीज़ों से मिलकर बने हैं, प्रोटीन्स और आरएनए। तो ये आरएनए राइबोसोम में भी पाए जाते हैं, इसी तरह साइटोसोल में भी पाए जाते हैं। साइटोसोल से क्या मुराद है, ये साइटोप्लाज्म को अगर हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, साइटोप्लाज्म का एक वो हिस्सा जो लिक्विड फॉर्म में है, साइटोप्लाज्म का एक वो हिस्सा जो सॉलिड फॉर्म में है। जैसे जितने भी ऑर्गेनेली हैं वो यूजुअली सॉलिड होते हैं। अब लिक्विड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, उसको साइटोसोल कहा जाता है, या इसको आप कह सकते हैं सोल्यूशन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज साइटोसोल। तो इसमें भी पाए जाते हैं, और इसके अलावा सेल के कुछ और हिस्से हैं जिसमें आरएनए पाए जाते हैं, जैसे स्मॉल क्वांटिटी माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। तो और भी काफ़ी सारे हिस्से हैं जिसमें आरएनए पाया जाता है। तो ये अकरेंस के लिहाज से डीएनए कहाँ पाया जाता है, आरएनए कहाँ पाए जाते हैं, तो इससे एमसीक्यूज बन सकते हैं। उसके बाद कंपोजिशन की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, और जिन छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने हैं उनको न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। अब आरएनए जिन न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है उसे राइबोन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, और डीएनए जिन न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है उनको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। बेसिकली अब न्यूक्लियोटाइड्स हैं क्या, और राइबोन्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या है। बेसिकली न्यूक्लियोटाइड ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है जिसके 3 बेसिक यूनिट्स हों, 3 यूनिट से मिलकर जो चीज़ बनी हो वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। पहला जो यूनिट है वो पेंटोज शुगर है, और पेंटोज आपको पता है जिसके आखिर में ओज लग जाए वो कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट करता है, और पेंटोज मोनोसेक्राइड्स है और इसमें 5 कार्बन होते हैं। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक में राइबोज को डिस्कस किया था, राइबोज का जो जनरल फार्मूला है C5H10O5। अच्छा, इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो हमने कहा था कि राइबोज 5 कॉर्नर रिंग है, और रिंग के अंदर 4 कार्बन होते हैं, 1 कार्बन
बाहर होता है। उसके बाद हमने कहा था इसमें 2 कार्बन ऐसे हैं जो बाकी दूसरों से डिफरेंट बिहेव करते हैं। कार्बन नंबर 1 का OH ऊपर लगता है और कार्बन नंबर 4 पे OH नहीं लगता। इसका OH नीचे, इसका OH नीचे और इसका OH ऊपर। उसके बाद यहाँ एक H लगेगा, यहाँ एक H लगेगा, यहाँ एक H लगेगा, यहाँ एक H लगेगा, यहाँ 2 H लगेगा। तो इस तरह राइबोज की आप लोगों ने प्रैक्टिस उम्मीद है की होगी। ये कार्बोहाइड्रेट में भी डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। तो ये राइबोज है। और वो न्यूक्लियोटाइड्स जिनमें राइबोज पेंटोज शुगर पाई जाए वो राइबोन्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। और राइबोन्यूक्लियोटाइड मिलके RNA बनाते हैं। और इसका जो जनरल फार्मूला है वो C5H10O5 है, क्योंकि ये मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड का हमने जो जनरल फार्मूला डिस्कस किया था CH2ON, तो N की जो अमाउंट है या नंबर है वो 5 है, तो C5H10O5 हो जाएगा। उसके बाद डीऑक्सीराइबोज, नाम से जाहिर है कि अगर राइबोज से ऑक्सीजन निकाल दी जाए तो ये डीऑक्सीराइबोज बन जाती है। यानी बेसिकली हमारे पास जो राइबोज का मॉलिक्यूल है, अगर उसकी पोजीशन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन निकाल दी जाए तो ये डीऑक्सीराइबोज बन जाती है। तो 1 ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम एट कार्बन नंबर 2, और वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स जिसमें डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है, यानी वो न्यूक्लियोटाइड जिसमें डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है उसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मिलकर DNA की बॉडी बनाते हैं। तो अक्सर डिफरेंस आ जाते हैं राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में। तो इसका जनरल फार्मूला क्या है? हमने देखा कि सारा राइबोज एक ही जैसा है, सिर्फ एक पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं है, तो यानी एक ऑक्सीजन की कमी है राइबोज के लिहाज से। तो इसका फार्मूला लिखेंगे C5H10O4। तो अगर डिफरेंशिएट बिटवीन आ जाए राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में, तो आपने 2 डिफरेंस लिखने हैं कि राइबोज RNA में पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज DNA में पाई जाती है। राइबोज का फार्मूला C5H10O5 है और डीऑक्सीराइबोज का फार्मूला C5H10O4 है। डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन कम है एट कार्बन नंबर 2, फ्रॉम द कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया है। जब हम न्यूक्लिक एसिड की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड को जिस बेस पे क्लासिफाई किया गया है वो पेंटोज शुगर है। यानी अगर MCQs में आ जाए कि न्यूक्लिक एसिड को किस बेस पे क्लासिफाई किए गए, ऑन द टाइप ऑफ पेंटोज शुगर विच दे हैव। अगर उसमें राइबोज है तो RNA, अगर उसमें डीऑक्सीराइबोज है तो DNA। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है वो नाइट्रोजीनियस बेस है। कंपाउंड से क्लियर है कि नाइट्रोजन का होना इस कंपाउंड में लाजमी है और वो एक्ट एज ए बेस काम कर रहे होते हैं। इट हैज बेसिक प्रॉपर्टी, इस वजह से इसको नाइट्रोजीनियस बेस कहा गया है। तो DNA और RNA में 2 किस्म की बेसिस हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं DNA और RNA को बनाने के लिए। एक को हम कहते हैं पायरामिडीन्स, एक को हम कहते हैं प्योरीन्स। अक्सर इनमें डिफरेंस आ जाते हैं। तो पायरामिडीन्स स्मॉलर बेसिस हैं, जो प्योरीन्स हैं वो लार्जर बेसिस हैं। ये स्मॉलर क्यों है? क्योंकि दे आर सिंगल रिंग्ड। जैसे यहाँ एक रिंग ड्रा किया गया है, ये 6 कॉर्नर रिंग होते हैं, इसमें 2 नाइट्रोजन लगे होते हैं। दीज आर डबल रिंग्ड, ये डबल रिंग्ड है, इसमें एक 6 कॉर्नर होते हैं, एक 5 कॉर्नर होते हैं। तो इस वजह से जो प्योरीन्स हैं वो थोड़ी बड़ी बेसिस है। आगे पायरामिडीन की 3 एग्जांपल हैं जो RNA और DNA की बॉडी बनाते हैं, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमीन। और प्योरीन्स की 2 एग्जांपल है, एडेनिन और गुआनिन। तो आपने याद रखने के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करना है, कट पाई। पाई स्टेम को कहा जाता है, यानी स्टेम को काटो, कट पाई। तो पायरामिडीन में साइटोसिन, यूरासिल और थायमीन होता है। और इसको याद करने के लिए आपने एक जुमला याद रखना है, प्योर अ गोल्ड, कि प्योरीन में एडेनिन और गुआनिन होती। और ये जो 5 टोटल हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस आ गई हैं, 3 पायरामिडीन, 2 प्योरीन्स हैं। CAG, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन, ये DNA और RNA दोनों में होती है। लेकिन जो यूरासिल है ये सिर्फ RNA में होती है, और जो थायमीन है ये सिर्फ DNA में पाई जाती है। तो इसका मतलब है कि DNA में भी 4 किस्म की बेसिस हैं। अगर हम DNA की बेसिस लिखें
DNA, तो इसमें एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थायमीन है। RNA की अगर हम बेसिस लिखें, इसमें एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है और यूरासिल। सिर्फ एक बेस का फ़र्क है कि थायमीन DNA में होती है, तो दोनों में 4-4 जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं वो इस्तेमाल हुई हैं। तो दूसरा कंपोनेंट जो न्यूक्लियोटाइड की बॉडी बनाता है ये नाइट्रोजीनियस बेस। तीसरा जो कंपोनेंट है वो फास्फोरिक एसिड है। फास्फोरिक एसिड H3PO4, तो अगर इसका फार्मूला, इसका ओपन स्ट्रक्चर लिखें तो P के साथ डबल बॉन्ड O, OH, 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 तो ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है। और हमेशा जो H3PO4 है वो कार्बन नंबर 5 पर जो OH लगा है उसके साथ एस्टर लिंकेज डेवलप करता है। तो एस्टर लिंकेज क्या था, ये हमने बहुत दफ़ा लिपिड के टॉपिक में बार बार डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ OR हो, एक तरफ R हो, तो ये एस्टर लिंकेज कहलाते हैं। तो ये C क्या है, ये बेसिकली कार्बन की चेन है। अगर इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में एस्टर लिंकेज को हम रिप्रेजेंट करें तो 2 कार्बन के दरमियान में एक ऑक्सीजन और एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना के जुड़ा है, तो ये एस्टर लिंकेज कहलाते हैं। लेकिन अगर हम इस C की जगह P लगा दें तो इसको हम कहते हैं ये फास्फो एस्टर है। ये क्या है, फास्फो एस्टर है। तो बहरहाल ये वाला जो लिंकेज है इसको अपने जहन में रखना है कि जब भी हम इसको पेंटोज शुगर के साथ जोड़ेंगे तो ये फास्फो एस्टर लिंकेज बनाएगा पेंटोज शुगर के साथ। और पेंटोज शुगर में से कौन सा ग्रुप रिमूव होता है, OH ग्रुप रिमूव होता है। जैसे हमने अभी 3 कंपोनेंट की बात की है न्यूक्लियोटाइड के अंदर, एक नाइट्रोजीनियस बेस है, एक पेंटोज शुगर है, एक आप कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप है यानी फास्फोरिक एसिड है। अब तीनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे कैसे? सबसे पहले आपने याद रखना है जो कार्बन नंबर 1 है पेंटोज शुगर का, इसके साथ नाइट्रोजीनियस बेस लिंक करती। अब ये 2 चीजें हमने जोड़ दी। न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट कितने हैं, थोड़ा सा आप जहन पर जोर दें तो आपको याद आएगा कि न्यूक्लियोटाइड के जो कंपोनेंट है वो 3 हैं। एक उसमें नाइट्रोजीनियस बेस है, एक पेंटोज शुगर है, एक फास्फोरिक ग्रुप। अभी हमने सिर्फ 2 चीजें जोड़ी, नाइट्रोजीनियस बेस पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ा है। अगर ये 2 चीजें मिले, फास्फोरिक एसिड अभी ना मिले, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। इट इज नॉट टाइड, इट इज साइड, SID, साइड। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में फर्क है। न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड्स, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजीनियस बेस। न्यूक्लियोटाइड इज formed by the combination of 3 compound, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। तो अभी हमने सिर्फ 2 चीजें जोड़ी हैं, तो इस वजह से ये क्या बन गया है, न्यूक्लियोसाइड बन गया। जैसे पेंटोज शुगर एडेनिन के साथ जुड़े, नाइट्रोजीनियस बेस है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। पेंटोज शुगर गुआनोसिन के साथ बने जुड़े तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। 2 चीजें अगर हम जमा करते, पेंटोज शुगर साइटोसिन के साथ मिले न्यूक्लियोसाइड बनता है, पेंटोज शुगर यूरासिल के साथ मिले न्यूक्लियोसाइड बनता है, पेंटोज शुगर थायमीन के साथ जुड़े, ये भी आप कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड बनता है। अब इन न्यूक्लियोसाइड के स्पेसिफिक नाम है, ये दोनों प्योरीन्स हैं, ये दोनों पायरिमिडीन है। तो प्योरीन जब पेंटोज शुगर के साथ मिलती है तो आखिर में हम सीन का इजाफा करते हैं, और पेंटोज शुगर के साथ जब पायरिमिडीन आपस में मिलती हैं तो आखिर में हम आयोडीन का इजाफा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एडेनिन के साथ पेंटोज शुगर जुड़े तो ये एडिनोसिन बनेगा, पेंटोज शुगर जब गुआनिन के साथ मिले तो ये गुआनोसिन बनेगा, पेंटोज शुगर साइटोसिन के साथ मिले ये साइटिडीन बने। अब ये पायरिमिडीन आ गई। पेंटोज शुगर यूरासिल के साथ मिले यूरिडीन बनेगा, पेंटोज शुगर थायमीन के साथ मिले तो थायमिडीन बनेगा। ठीक है, तो कोई आपसे अगर पूछ ले एडिनोसिन और एडेनिन में क्या फ़र्क है, तो एडिनोसिन एडेनिन नाइट्रोजीनियस बेस है, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है। गुआनिन नाइट्रोजीनियस बेस है, गुआनोसिन न्यूक्लियोसाइड है। यानी एडिनोसिन 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एडेनिन नाइट्रोजीनियस बेस प्लस पेंटोज शुगर। तो ये आप लोगों ने जहन में रखने हैं, एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन, यूरिडीन, थायमिडीन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ A लगा दूं तो अभी फ़ौरन आपने रिकॉल करना है कि ये एडिनोसिन बन जाएगा। अगर मैं यहाँ G लगा दूं तो ये गुआनोसिन बन जाएगा। अगर मैं यहाँ C लगा दूं ये साइटिडीन बन जाएगा। अगर मैं यहाँ U लगा दूं यूरिडीन बन जाएगा। अगर मैं यहाँ T लगा दूं तो ये थायमिडीन बन जाएगा।
तो न्यूक्लियोसाइड दो चीजों को, अगर न्यूक्लियोसाइड के साथ हम फॉस्फेट लगा देते हैं, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, तो ये क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं। यानी न्यूक्लियोसाइड में अगर एडिशन ऑफ फॉस्फेट करें तो जैसे हम यहां अभी फॉस्फेट जोड़ने लगे हैं, तो कार्बन नंबर 5 पे जो OH लगा है और ये फास्फोरिक एसिड चूंकि एसिड है, ये अपना H आयन रिलीज करता है और ये पेंटोज शुगर अपना OH आयन रिलीज करता है और ये बॉन्ड आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये जो बॉन्ड अभी हमने डिस्कस किया है P डबल बॉन्ड OC, ये एस्टर लिंकेज, तो आप देखें कार्बन नंबर 5 के साथ COP P डबल बॉन्ड O, तो ये क्या बन जाता है, एस्टर लिंकेज बन जाता है। तो अभी हमने क्या किया है, न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फेट ऐड कर दिए है। जैसे यहाँ अगर A लगा है तो ये बन जाएगा एडिनोसिन, अगर हम फॉस्फेट लगा दें तो ये बन जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अच्छा, उसके बाद मे भी पॉसिबल है कि दूसरा फास्फोरिक ग्रुप यहाँ आके लग जाए, तो एक का OH निकलता है, एक का H निकलता है, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो अब क्या हुआ, एडिनोसिन के साथ दो फॉस्फेट जुड़ गए। उसके बाद आप कह सकते हैं तीसरा भी अटैच हो सकते हैं। तो ये सारे न्यूक्लियोटाइड हैं। अब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बना, अब क्या बन गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आप ये कह सकते हैं अगर एडिनोसिन के साथ फॉस्फेट लगा दें तो AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा। गुआनोसिन के साथ, अब ये न्यूक्लियोटाइड बन गए। तो अगर ये आ जाए कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फ़र्क है, तो एक तो फ़र्क कॉम्बिनेशंस का है कि इसमें 2 कॉम्बिनेशन है, इसमें 3 कॉम्बिनेशन। फिर एग्जांपल आपने देनी है, ये एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन, यूरिडीन, थायमिडीन, ये न्यूक्लियोसाइड की एग्जांपल है। उसके बाद AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, उसके बाद साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट और थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। अच्छा, जब भी MP के साथ जितने भी ये लगे होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस नहीं होती, ये न्यूक्लियोसाइड हैं। इसको आपने एडिनिन नहीं कहना, एडिनोसिन कहना, गुआनिन कहना, गुआनोसिन कहना, साइटोसिन नहीं कहना, साइटिडीन कहना, यूरासिल नहीं कहना, यूरिडीन कहना, और थायमिडीन नहीं, थायमीन नहीं कहना, थायमिडीन कहना। तो ये सारे क्या हैं, ये न्यूक्लियोसाइड्स हैं। तो इस वजह से आपने थोड़ा सा, अगर ये एब्रीवेशन पूछ ले कि व्हाट इज AMP, तो आप फौरन कहेंगे ये चूंकि न्यूक्लियोसाइड है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है। तो RNA के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। AMP अगर उसमें 2 फॉस्फेट, ADP अगर 3 फॉस्फेट, ATP, GMP अगर 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, GDP। तो ये 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। CMP, CDP, CTP, UMP। अब यहाँ U आ गए, यहाँ T नहीं आएगा क्योंकि RNA है। DNA की ये न्यूक्लियोटाइड, लेकिन इस सारे न्यूक्लियोटाइड के साथ हम D भी लगाते हैं। D का क्या मतलब है, ये डीऑक्सी को शो करते हैं। तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमिडीन। अब यहाँ फ़र्क है कि यहाँ U है, यहाँ T है। तो 2 फ़र्क आ गए कि इसमें एक तो T लगता है, इसमें U लगता है, इसमें D साथ लगे, इसमें D नहीं लगेगा क्योंकि ये राइबोस शुगर है, ये डीऑक्सी है। डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमिडीन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं कि RNA कौन से न्यूक्लियोटाइड बनाता है और DNA कौन से न्यूक्लियोटाइड बनाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें से MCQs बन सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कि RNA का फार्मूला लिखें, डीऑक्सी राइबोस का फार्मूला लिखें, पायरिमिडीन और प्योरीन का फार्मूला लिखें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के पेपर के हवाले से भी, आपके इंट्री टेस्ट के हवाले से भी। तो इस वजह से इसको आप लोगों ने अच्छी तरह इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है कि साइटिडीन साइटोसिन में क्या फ़र्क है, यूरासिल यूरिडीन में क्या फ़र्क है, गुआनोसिन गुआनी में क्या फ़र्क है, एडिनोसिन एडिनिन में क्या फ़र्क है। इसकी जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इससे निकलने वाले MCQs का आंसर आप अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हमने ATP का स्ट्रक्चर ड्रा करना है और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते कैसे हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के ज़रिए से मिलते हैं। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है और DNA क्या है, तो इन लेक्चर को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।
Subscribe to my channel for more videos. And press the bell icon for latest updates.